जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है हम लोग का अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। समझ गए ना। गुड इवनिंग सभी लोग को बाबू, सभी लोग गुड इवनिंग। चलिए देखिए ध्यान से, अम्ल, क्षारक और लवण की क्या प्रक्रिया है। इसके पहले हम लोग लवण अम्ल की ओर देखना शुरू करते हैं ना। सभी को राधे राधे। चलिए सबसे पहले हम लोग अम्ल को देखते हैं, एसिड को देखते हैं। अम्ल, एसिड, एसिड। सबसे पहले तो हम इसी को देखेंगे, हम लोग अम्ल, क्षार और एसिड में सबसे पहले हम लोग एसिड को देखेंगे ना। लवण सबसे अंत में देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग अम्ल को देखने के प्रयास से करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि अम्ल शब्द के बारे में पूछेगा तो अम्ल शब्द जो लिया गया है एडिस से लिया गया। कहां से लिया गया है? अम्ल शब्द लैटिन नाम का एक भाषा है जिसे हम लोग एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। यहां से एक ऐसी कहां की भाषा बाबू, आपको ध्यान देना है, लैटिन की भाषा है। इस लैटिन की भाषा को हम लोग एसिड से होता है, जिससे हमें एसिड शब्द लिया गया है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है इस भाषा में? तो इसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होती है बाबू? किसी पदार्थ का खट्टा होना ही अम्ल कहलाता है। अब आप लोग से प्रश्न कभी आता है कि अम्ल का प्राकृतिक रूप कैसा होता है, तो आप लोग को बताना है कि अम्ल का जो प्राकृतिक रूप होता है हम लोग के बीच में, वो हमारा क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। यहां पर आप लोग को ध्यान देना है। अब आपसे पूछेगा कि सबसे पहले आपसे यही प्रश्न आता है, बनता है हम लोग के बीच में कि अम्ल, एसिडस एक लैटिन भाषा का तो शब्द है, वहां से ये बना है एसिड, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। जब अम्ल की अगर हम किसी पदार्थ की अगर हम बात करें, तो जिस भी पदार्थ में अम्ल होता है वो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का क्या करता है? अपना विक्षेपण करता है, हाइड्रोजन आयन वहां से त्याग करता है। तो अम्ल से हम लोग जब भी किसी का अभिक्रिया करवाएंगे तो वहां से हमें प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना है। समझ गए ना? देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात यहां पर आपको क्या ध्यान देना है बाबू, कि जब हम एसिड से, किससे, अगर हम एसिड से किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक को, किसी भी यौगिक या तत्व को, यौगिक या तत्व से अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं बाबू? अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्रोटीन, प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, तथा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तथा इलेक्ट्रॉन की अगर बात कहेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। सबसे पहले बात को आप लोग को ध्यान देना है कि अगर हम किसी भी एसिड के, अगर किसी तत्व या यौगिक से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है कि प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन आयन का ये क्या करेगा? त्याग करेगा। प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन आयन का क्या करेगा बाबू? ये त्याग करेगा। समझिए ना? और इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। अब बात होता है इसमें आगे की प्रक्रिया अगर हम देखते हैं, दूसरा का महत्वपूर्ण बात इससे होता है एसिड से, कि जो एसिड, जो अम्ल जितना ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा वो उतना मजबूत अम्ल होता है। उतना क्या होता है? उतना ही मजबूत अम्ल होता है। चलिए देखिए ध्यान से, उससे पहले जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा, अर्थात कहने की मतलब है कि जो एसिड जितना ज्यादा, क्या बाबू? जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा,
त्याग करेगा करेगा वो उतना ही मजबूत अम्ल होगा, उतना ही मजबूत, या आपको मजबूत नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो मिलेगा वहां पर प्रबल अम्ल होगा। समझ गए ना यहां तक ना? जितना ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन का त्याग करेगा उतना ज्यादा क्या होता है, एसिड क्या होती है, मजबूत होता है। उतना ज्यादा एसिड क्या होती है, मजबूत होता है। यहां तक आपको कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट यहां पर हमें ध्यान देना है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन आयन का अगर विस्थापित कर रहे हैं, ज्यादातर अम्लों में क्या होता है, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है ज्यादातर अम्लों में। तो ये अगर हम इसको जल विलयन के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, जल में अगर हम इसकी बात करते हैं तो धन आयन और ऋण आयन मुक्त करेगा जल में। धन आयन और ऋण आयन क्या करेगा, जल में ये मुक्त करेगा। ऐसे भी आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि अम्ल का जब भी हम एसिड को ज्यादातर एसिड में विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन आयन होता है। ज्यादातर में हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ये विस्थापनशील होता है। जब हाइड्रोजन आयन विस्थापनशील होता है तो अगर हम इसे जल में मिलाएंगे, जल में अभिक्रिया कराने के बाद यह जल में धन आयन तथा ऋण आयन, धन आयन तथा ऋण आयन मुक्त होता है। ऋण आयन मुक्त होता है, आयन मुक्त होता है, मुक्त होता है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि क्या बाबू, कि ज्यादातर एसिड में विस्थापनशील होता है और ये हाइड्रोजन आयन का जो है क्या करता है, त्याग करता है। तो यहां पर अगर हम जल में इसका अगर प्रयोग करेंगे तो जल में क्या करेगा, धन आयन और ऋण आयन को ये मुक्त करेगा। धन आयन और ऋण आयन को क्या करेगा, ये मुक्त करेगा। यहां से आप लोग को जरूर ध्यान देना है, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ गए ना सभी लोग ना? एक बार यस से नो बताइए। सर कमेंट बंद कर दिए हैं क्या? हम तो नहीं किए हैं बाबू, लेकिन हो सकता है कमेंट बंद हो। पहले का क्लास में कमेंट बंद कर दिए गए होंगे ना, इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आप लोग इतना हल्ले आपस में करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम लोग का कमेंट क्या करना होता है, बंद करना पड़ जाती है। समझिए ना? चालू कर दें यस या नो? आप बताइएगा तो चालू करें। यस या नो बताइए, चालू कर दें? चालू करेंगे तो सभी लोग बात करना शुरू कीजिएगा। चलिए 2 मिनट के लिए हम चालू कर देते हैं। अपना अपने साथी को देख लीजिए कौन कौन आए हैं नहीं आए हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक तो हमें पर हो गया, यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या हम यहाँ तक बताएं बाबू कि एसिड जो है एडियस लैटिन भाषा से है लिया गया है, इसका अर्थ होता है खट्टा। किसी भी एसिड ऐसा यौगिक पदार्थ है जो किसी भी यौगिक या तत्व के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये ज्यादातर हमें क्या देगा, प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये ग्रहण करता है। समझ गया ना? अगर जितना जो भी अम्ल जितना ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा वो उतना ही मजबूत माना जाता है। क्या माना जाता है? उतना ही मजबूत माना जाता है। और एसिड की अगर हम बात करें तो ज्यादातर एसिड जो होता है इसमें विस्थापनशील क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होती है विस्थापनशील होता है। समझिए ना? जब जल में हम इसका अभिक्रिया करवाएंगे तो जल में जाएगा तो धन आयन और ऋण आयन का क्या करता है, आपस में त्याग करता है। यहां तक तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एक व्यक्ति आए थे बाउंस्टेड रौरी। कौन आए थे बाबू? एक व्यक्ति हम लोग के बीच आए थे, बाउंस्टेड
बाउंस्टेड लॉरी, इनके अनुसार क्या है जो समझिएगा। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था, अनुसार इन्होंने कहा है कि भैया अगर हम किसी एसिड की बात करें, अम्ल की बात करें, तो वह अणु अथवा आयन, एसिड का जो अणु या आयन होगा वह हमें प्रोटॉन का त्याग करेगा। क्या त्याग करेगा? प्रोटॉन देने की क्षमता रखेगा। समझ गए ना? जिस भी इनके अनुसार एसिड का अणु या अथवा आयन, अणु या आयन में, आयतन नहीं, आयन में, अणु अथवा आयन में प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता होती है, त्याग करने की क्षमता होती है, चलिए यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे हम HCl लिए हैं, HCl भी तो भैया एक अम्ल है। HCl क्या है? HCl एक अम्ल है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि मानव शरीर में, अगर बायोलॉजी से अगर आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी में मानव शरीर में HCl कहां रहता है, मानव शरीर में HCl कहां रहता है, जो आप लोग यस से नो बता दीजिए कि मानव शरीर में HCl कहां रहती है। आप सभी को हम भी बताएं कई बार, अब फिर पुनः आपसे पूछ रहे हैं कि मानव शरीर में HCl कहां रहती है। प्लस H2O, यानी HCl को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या बनेगा कि H+ आयन दे देगा हमें, H+ आयन दे देगा हमें, अब प्लस Cl अपना माइनस ले लेगा। Cl क्या ले लेगा बाबू? माइनस ले लेगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हम बताए हैं कि कोई भी अम्ल होता है वो आयन का त्याग करेगा, और उसमें भी हाइड्रोजन आयन का त्याग होता है, प्रोटॉन का त्याग होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अम्ल इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता रखता है एसिड। यही अगर हम क्षार में जाएंगे तो क्षार में सीधे उल्टा हो जाएगा। और यहां पर हाइड्रोजन आयन का उत्पादन होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन ऑक्साइड OH का आयन का उत्पादन होता है। ये प्रश्न कई बार आप लोग से पूछा हुआ भी है, ये प्रश्न कई बार आप लोग से पूछा हुआ भी है। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? चलिए यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए और एग्जाम्पल के रूप में और HCl आयन अम्ल हो गया, सल्फर H2SO4 भी हमारा क्या होता है बाबू? अम्ल का ही रूप होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। फास्फोरिक अम्ल भी हमारा होता है, फास्फोरिक भी क्या है? हमारा अम्ल का ही रूप होता है, सबके सब परवल अम्ल होता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक के नाम महत्वपूर्ण है। एक और वैज्ञानिक हमारे पास आए थे, उनका कहना था कि आरहेनियस, कौन है? आरहेनियस वैज्ञानिक ने क्या बोला है? हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बोले हैं, आरहेनियस नामक वैज्ञानिक क्या बोले हैं बाबू? आरहेनियस नामक वैज्ञानिक क्या बोले हैं, जरा सा ध्यान सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल एक वैसा पदार्थ है जिनको जल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस त्याग करता है, या हाइड्रोजन प्लस ये देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन ही हमें देगा। देखिए इनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू किनका? आरहेनियस के अकॉर्डिंग टू क्या बोला गया है कि अम्ल एसिड वैसा पदार्थ है, एसिड वैसा पदार्थ है जिसे जल में घुलनशील करने पर, जल में घुलनशील करने पर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है बाबू? हाइड्रोजन आयन प्रदान होता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान होता है। समझ गए ना? प्रदान होता है, प्रदान होता है कब? जब हम जल में इसे घोलेंगे तब, जल में घोलेंगे तब
हेलो, है ना। क्या आर्हेनियस ने क्या बताया है कि एसिड वैसा पदार्थ है जिसे जल में घुलनशील करने पर H प्लस आयन प्रदान करता है। क्या करता है? H प्लस आयन प्रदान करता है। फुल कर रहे हैं क्या बाबू कि मैंने सोची आज आज क्लास बंद है, इसलिए क्रिसमस डे है इसलिए। हाँ, ओ क्रिसमस भगवान क्या बोले थे कि जब हमारे जन्मदिन होगा तो क्लास बंद रखिएगा, ऐसा तो बोल के उन्होंने नहीं किया। कोई भी पूजा पाठ आता है, किन्हीं किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं, चाहे हो हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भगवान ये नहीं कहे हैं कि भैया पूजा पाठ हम करवा कर हमारे करोगे तो आपको हम पास करा देंगे हर एक चीज में। वो अपना विवेक से ही होता है ना। बोल नहीं होगा। चलो देखो ध्यान से, यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। एक पॉइंट यहां पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आगे की ओर इसका भाग पे चलेंगे। एक पॉइंट आपको यह ध्यान देना है कि एसिड जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट पर लिखिए सभी लोग जल्दी से। एसिड विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एसिड क्या होती है बाबू? तो एसिड हमारा विद्युत का सुचालक होता है। यहां तक आपको कोई परेशानी की बातें नहीं है। और आपसे कहेगा एसिड क्या होता है, तो आप तुरंत कहिएगा कि एसिड विद्युत का क्या होती है? सुचालक होता है। एसिड विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। समझ गए ना? एसिड विद्युत का क्या होती है? सुचालक होता है। यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जरा सा आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहां पर प्रश्न आता है, उसे हम लोग देखते हैं। जैसे एक बात बताए हैं लिटमस, कुछ टॉपिक है जिसे एक आप लोग जानते हैं लिटमस पेपर। कौन सा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पहला पॉइंट। लिटमस पेपर की अगर बात करेगा, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर कहेगा ये नीला अम्ल में अगर दीजिएगा, क्या अम्ल की बात कहेगा तो ये नीला से लाल हो जाती है। नीला से क्या होता है? लाल हो जाता है। अच्छा, अच्छी प्रकार से लिखिए, आप लोग भी लिख रहे हैं ना साथ में, तो अच्छी प्रकार से लिखिए कि लिटमस पेपर, नोट पॉइंट पहला, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, पेपर अम्ल में, एसिड में, अम्ल में नीला से लाल हो जाती है, लाल हो जाती है, हो जाती है। जब भी पूछेगा कि लिटमस पेपर अम्ल में क्या होती है, तो नीला से लाल हो जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अगला कुछ और भी हम लोग का है, जिसे मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की अगर आपसे बात करेगा तो ये मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाते। क्या होते बाबू? अम्ल में लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। लिखते चलिएगा सभी लोग, हो जाता है। अगला पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर तीसरा है फिनोल्फथीलिन को, और इस पर अगर हम लोग अम्ल देते हैं तो रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं होता। क्या होता है? रंगहीन हो जाती है, रंगहीन हो जाता है। कब? जब इसे हम अम्ल में लेके जाएंगे तो। हल्दी नाम सुने हैं? हल्दी, हल्दी नाम सुने हैं ना? हल्दी, हल्दी अम्ल में क्या होगा बाबू? तो हल्दी अम्ल में पीला हो जाएगा, अम्ल में पीला हो जाती है। हल्दी अम्ल में क्या होगा? पीला हो जाएगा, हो जाएगा। हल्दी अम्ल में क्या होगा? हल्दी अम्ल में पीला हो जाएगा। एक हम लोग का गुलहर का फूल, गुड़हल के अगर फूल की बात करेंगे कि फूल अम्ल में गहरा गुलाबी हो जाएगा, गहरा गुलाबी, गुलाबी हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। आपसे कहेगा कि बताइए लाल लिटमस पेपर अगर है
वो बताइए अम्ल में अगर देंगे नीला लिटमस पेपर किस में हो जाए बदल जाएगा, तो कहना है लाल में। और आपसे कहेगा मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसी होती है, तो लाल हो जाता है। फिनोल्फिन को रंगीन हो जाती है। हल्दी अम्ल में कैसा होता है, पीला हो जाता है। गुड़हल के फूल अम्ल में कैसा होता है, तो गाढ़ा गुलाबी होती है। क्या होती है बाबू, गाढ़ा गुलाबी हो जाती है। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी की बातें नहीं है। नीले पेपर को लाल कर देता है। अब हम कमेंट बंद करते हैं। जी ई दीदी होना शुरू हो गया है, इसलिए कमेंट को हम लोग बंद कर देते हैं। चलिए अब आप कमेंट बंद हो गया बाबू, आप इधर सिंपल से ध्यान दीजिएगा, समझिए ना। यहां से कोई परेशानी की बात आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब हम अम्ल की स्रोत देखते हैं, कहां से हमारा अम्ल आता है। तो दो ही है, कार्बनिक अम्ल होगा, एगो अकार्बनिक अम्ल होगा। अम्ल की स्रोत, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर अम्ल का दो भाग होता है। स्रोत के आधार पर अम्ल का कितना भाग होता है बाबू, तो अम्ल का दो भाग होता है, दो भाग होता है। और आपसे पूछेगा कोई कि स्रोत के आधार पे अम्ल का कितना भाग होता है, तो आपको कहना है स्रोत के आधार पे अम्ल का दो भाग होता है। समझ गए, कितने भाग होता है, दो भाग हो जाती है, दो भाग हो जाता है। अम्ल का कितना भाग हो जाता है, दो भाग हो जाता है। कोई परेशानी की बात यहां पर नहीं है। स्रोत कौन कौन बाबू, एक हम लोग का होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। एक हमारा होता अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक अम्ल, इन ऑर्गेनिक एसिड। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है, नहीं ना। कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड, कोई परेशानी की बातें नहीं है यहां तक। अब कार्बनिक अम्ल की बात कहेगा तो वैसा अम्ल जो जीवाश्म से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त हो बाबू, वैसा अम्ल जो जीवाश्म से प्राप्त होता है उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जो खनिज संपदा से प्राप्त होता है उसे हम लोग अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। आपसे कार्बनिक अम्ल पूछेगा, ऑर्गेनिक एसिड पूछेगा, तो वैसा अम्ल सिंपल से में जो जीवाश्म से प्राप्त होता है उसे हम लोग कार्बनिक में रखते हैं, और जो खनिज संपदा से प्राप्त होती है उसे हम लोग अकार्बनिक में रखते हैं। दोनों बात को आप लोग को ध्यान देना है, समझिए ना। चलिए पहला नंबर हेडिंग मारते हैं हम लोग, कौन सा है पहला बाबू, पहला हम लोग का है कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। सिंपल से बात है, आपको अगर याद रखना है तो सिंपल से याद रखिए, जो जीवाश्म से प्राप्त होता है, कहां से, जो जीवाश्म से प्राप्त होता है। तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखना है कि जो अम्ल, जो अम्ल विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, ब्रैकेट में लिखना है पादप एवं जंतु, पादप एवं जंतु, एवं जंतु से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। कोई परेशानी की बातें नहीं है। एसिड अगर ऑर्गेनिक पूछेगा तो वही जो अम्ल विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत में जिसे पादप एवं जंतु से प्राप्त होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक अम्ल के रूप में जानते हैं। कोई प्रश्न की बात नहीं है। सिंपल से बात में कहेंगे तो ये अम्ल, अम्ल जीवाश्म से प्राप्त होता है, जीवाश्म, जीवाश्म से प्राप्त होती है। सिंपल से बात में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहां से प्राप्त होता है बाबू, जीवाश्म से प्राप्त होता है। यह अम्ल जीवाश्म से प्राप्त होता है। सर जी हम लोग से नाराज हैं क्या, हम क्यों नाराज रहेंगे,
ना। हम कहाँ बंद किए थे? हम बंद नहीं किए थे। चलिए आराम से देखिए यहां तक। वे अम्ल जो जीवाश्म से प्राप्त होता है, जिसमें पादप और जंतु हम लोग का जीवाश्म रूप में आता है, समझ गए ना। अगला ध्यान दीजिएगा कि इन ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन का रहना अनिवार्य है। कार्बन का रहना क्या है? अनिवार्य है। ये भी आपको ध्यान देना है कि इस अम्ल में कार्बन का रहना, इस अम्ल में कार्बन का रहना अनिवार्य है। अनिवार्य है। आपसे कहेगा कि भैया बताइए कार्बनिक एसिड में क्या कार्बन का रहना अनिवार्य है? तो कहना है जी हाँ, कार्बनिक एसिड में कार्बन का रहना क्या है? अनिवार्य है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। जैसे फल, सब्जी, ये सब की अगर हम बात करें तो ये सब इसका स्रोत है। जैसे अगर हम बात करें आप लोग में कि फल, सब्जी, दूध एवं जीव जंतु इसका स्रोत है। जीव जंतु इस अम्ल का स्रोत है। इस अम्ल का क्या है? इस अम्ल का स्रोत है। इस अम्ल का स्रोत है। कोई परेशानी की बात नहीं है। आपसे कहेगा फल, सब्जी, दूध एवं जीव जंतु जो है इस अम्ल का क्या है बाबू? स्रोत है। बहुत सारा क्या है हमारा रेणु कुमारी, मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया है क्योंकि मेरी दीदी का शादी था। अब तो दीदी का शादी समाप्त हो गया ना। तो अब कहिए कि दीदी जीजा दोनों मिलके हमारे क्लास का नोट्स बना दीजिए बैठ के। काहे कि आपके शादी में हम इतना ने बिजी हो गए हैं कि हमने बहुत सारे क्लास को क्या किए, मिस कर दिए हैं। आप हमारा क्लास का नोट्स बनाइए और हम क्लास को देखकर अपना दिमाग में घुसाने का प्रयास करेंगे, समझिए ना। चलिए कोई बात नहीं बाबू, देखो इधर देखिए, फल, सब्जी, दूध एवं जीव जंतु जो है ना, इससे क्या प्राप्त होता है हम लोग का बाबू? तो ये हमसे प्राप्त होता है और कार्बनिक अम्ल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कार्बनिक अम्ल को देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के रूप में किसका? कार्बनिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल को नाम सुने होंगे, जो हमें सिरका से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल कहेगा, सिरका से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल तो आप सभी लोग जानते हैं कि चींटी जब अगर काट लेती है तो उसमें क्या प्राप्त होता है बाबू? हमारा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है ना। सिट्रिक अम्ल तो आप सभी लोग जानते हैं कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल को कोई नहीं भूले होंगे, लैक्टिक अम्ल को कोई नहीं भूले होंगे। आप लोग बताइएगा, सिंपल से है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न भी आया कि लैक्टिक अम्ल हमें कहां से प्राप्त होती है। लैक्टिक अम्ल हमें कहां से प्राप्त होती है बता दीजिएगा। लैक्टिक अम्ल हमें कहां से प्राप्त होता है आप लोग बताइएगा। एस्कर्बिक अम्ल भी हमें कहां से प्राप्त होता है? एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। एस्कर्बी भी एक प्रकार कार्बनिक अम्ल है। उसके बाद टार्टरिक, ये भी हम याद करवाए हैं, टमाटर से प्राप्त होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑक्जेलिक, अच्छा एक मिनट बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल हमें टमाटर से प्राप्त होता है, समझ गए ना। टार्टरिक का कहेगा तो हमारा इमली से प्राप्त होता है, अंगूर से प्राप्त होता है, यानी खट्टा पदार्थों से प्राप्त होता है, समझ गए ना। और ऑक्जेलिक कहेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल हमें टमाटर से प्राप्त होती है। प्रश्न आया हुआ ये सब है। यूरिक एसिड कहेगा, यूरिक अम्ल कहेगा, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का भी भाग में पाया जाता है। मूत्राशय में हमें यूरिक एसिड ही हमें प्राप्त होती है। यूरिक एसिड हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? मूत्राशय में प्राप्त होती है यूरिक अम्ल। ETC, इतना अम्ल को आप लोग को ध्यान देना है कि एसिटिक अम्ल जो सिरका से प्राप्त होता है, ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो हमें चींटी काटने से प्राप्त होता है, ये भी एक प्रकार कौन सा होता है बाबू? हम लोग का कार्बनिक ही अम्ल होता है। और बात करेगा सिट्रिक अम्ल, जो नींबू, संतरा ये सब से प्राप्त होता है, वो भी हमारा कार्बनिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी हमारा कार्बनिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल जो हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे अंगूर हो गया,
हम लोग का आम का जो कच्चा वाला जो आम होता है वो हो गया, इससे इमली हो गई। ऑक्जेलिक टमाटर से में प्राप्त होता है। यूरिक अम्ल हमारे मूत्राशय में पाई जाती है। कोई परेशानी की बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझिए ना, यहाँ तक कोई परेशानी की बात नहीं होना चाहिए। एक कीटोन ग्रुप का समूह है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपसे कहेगा कि कार्बनिक अम्ल जो है ये किस ग्रुप का समूह है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल जो हमारा है, कार्बनिक एसिड जो हमारा है, कार्बनिक अम्ल जो हमारा है ACOOH ग्रुप का समूह है, ग्रुप का समूह है। ये भी आपसे पूछेगा तो आप आराम से बताइएगा, समझिए ना। कार्बनिक अम्ल पूछेगा किसका समूह है, तो COOH यानी कि कीटोन ग्रुप का यह समूह होता है। अगला प्रश्न आपसे आएगा कि कार्बनिक अम्ल एक कमजोर अम्ल होता है। ये भी बात को आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक अम्ल क्या होता है बाबू, तो ऑर्गेनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड कमजोर अम्ल होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होती है हमारा, ये क्या होता है, कमजोर अम्ल होता है। ऑर्गेनिक एसिड कमजोर अम्ल होता है, कोई परेशानी यहां तक किन्हीं लोगों को, क्या यहां तक किन्हीं कोई परेशानी है, यस या नो? यहां तक किन्हीं को परेशानी है, यस या नो? बताइएगा किन्हीं को परेशानी है, यस या नो? यहां तक आप लोग किन्हीं को परेशानी होना नहीं चाहिए, समझिए ना। अब अगला हम लोग का बचा है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक एसिड, अकार्बनिक अम्ल। अभी अभी हमने बताया था कि जो खनिज लवण से प्राप्त होता है उसे हम लोग अकार्बनिक अम्ल के रूप में जानते हैं ना। ये लिखेंगे, यह खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। किससे बाबू? खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। आप लोग भी लिख रहे हैं ना जी, यह खनिज तत्वों से प्राप्त होता है, यह खनिज तत्वों से प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकार्बनिक अम्ल पूछेगा, आपको ध्यान देना है यह कहां से प्राप्त होता है, तो यह हमारा खनिज तत्वों से प्राप्त होता है, समझिए ना। इसमें हाइड्रोजन तथा आधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें हाइड्रोजन तथा आधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं, यहां आप लोग को ध्यान देना है। इसमें हाइड्रोजन तथा आधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं, इसे हम लोग अकार्बनिक अम्ल के रूप में जानते हैं। अकार्बनिक पूछेगा, अकार्बनिक अच्छा, फूल दीदी साह, सब लोग लिखने में लगे हुए हैं कॉपी पे, समझिए ना, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कोई। आप क्यों दूसरे को बात कर रहे हैं? आप नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? अच्छा, खाना पका रहे हैं, वाह, कोई बात नहीं। खाना पका रहे तो कमेंट कैसे कर रहे हैं जी? ये भी तो बस समझने की बात है ना। चलो भाई, वाह, फुल भैया, फुल दीदी अच्छा बात कर रहे हैं, वो खाना भी पका रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, आप पूछ भी रहे हैं कि सब लोग सो तो नहीं गया। अरे भैया सो नहीं गया है, लिख रहा है सभी लोग। आगे चलिए, इसमें किन्हीं को कोई परेशानी है तो यस या नो बताइए, इसमें कोई परेशानी है तो यस या नो बताइए। अभी हमने बताया था एग्जाम्पल के रूप में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका प्रयोग हम लोग बैटरिक में करते हैं, HCl अम्ल हमें अमाशय में पाए जाते हैं, HCl अम्ल, नाइट्रिक्स अम्ल HNO3, एक ये सब के सब किसका भाग है बाबू? इनऑर्गेनिक का भाग है। ये तो हो गया। अब अगला है ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल का दो भाग होता है। कितना भाग? ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल का दो भाग होता है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पर। एक हम लोग का ऑक्सी एसिड हो जाता है और एक हम लोग का हाइड्रोजन एसिड हो जाती है, समझिए ना। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन के आधार पर कितना भाग होता है बाबू? 2 भाग होता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल, यानी ऑक्सी एसिड, और एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड। एक हम लोग का ऑक्सी अम्ल होता है, एक हम लोग का हाइड्रा एसिड होता है, हाइड्रोजन अम्ल माने कि हाइड्रोजन से बना होता है। इसमें दोनों विशेषता क्या है बाबू? तो ऑक्सी अम्ल की बात कहेगा तो उसमें ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं रहेगा, रहेगा। ऑक्सी अम्ल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन हाइड्रा अम्ल की बात कहेगा तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो ऑक्सी अम्ल में रहेगा, लेकिन हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कोई दूसरा तत्व आएगा। इन बात को आपको ध्यान देना है। रेनू दीदी कह रही सर मेरे में कमेंट नहीं दिखता है तो और अच्छी बातें हैं कि आप में कमेंट नहीं दिख रहा है, टेंशन मुक्त रहिए ना। लेकिन कमेंट दिखेगा, आप देखिए वहां पे कमेंट के ऊपर आपको लिखा हुआ होगा प्राइवेट किया हुआ होगा, उसको पब्लिक कीजिएगा तो आप आराम से देख लीजिएगा, समझ गए ना। उसको पब्लिक कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, आराम से कर लीजिए। चलिए तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन वो क्या बोल रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल में आप लोग कोई परेशानी की बातें नहीं है। अब जरा सा हम हेडिंग देते हैं, अगला कौन सा है बाबू? ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल को हम लोग हेडिंग में रखते हैं। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड्स को हम लोग हेडिंग में रखते हैं। अब बात आ गया भैया ऑक्सिक अम्ल, ऑक्सी एसिड में क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रहना अनिवार्य है। एक भी ऑक्सीजन का एक भी परमाणु रहेगा, लेकिन रहेगा। लेकिन हाइड्रा में ऐसी बात नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसमें हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, समझ गए ना। यानी वैसा वे अम्ल पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है। कम से कम एक तत्व का रहना अनिवार्य है, समझिए ना। तथा कम से कम एक अन्य तत्व उपस्थित होता है। तो इसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें HClO4, H2SO4, HNO3, H2CO3 और H3PO4 etc, ये हमारा ऑक्सी अम्ल यानी कि ऑक्सी एसिड का एक उदाहरण के रूप में हमारे पास है, समझिए ना। अगला प्रश्न है हम लोग का हाइड्रा अम्ल। कौन सा? हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा एसिड्स
अर्थात हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल। यहां तक आपको कोई परेशानी है तो यस या नो बताइए बाबू। यहां तक आपको कोई परेशानी हो तो यस या नो बताइए हमें। यहां तक आपको कोई परेशानी हो तो यस या नो बताइए। नो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि इसमें ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाता है। किसमें बाबू? हाइड्रा अम्ल की बात करेगा तो इसमें ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाता। सबसे प्रमुख, सबसे पहला बात इस पे ध्यान दीजिएगा। समझिए ना, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। समझिए ना, अजात इसमें जो है ना हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व सम्मिलित होता है। इसमें हाइड्रोजन 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 समूह के किसी तत्व अथवा हाइड्रोजन के समान, हाइड्रोजन समूह के समान, समूह के समान किसी तत्व, किसी तत्व के साथ संयोजित होती है, संयोजित होती है। हाइड्रोजन समूह है तो सही है, नहीं तो हाइड्रोजन समूह का गुण रखने वाला के साथ भी क्या होगा? सम्मिलित होती है। जैसे एग्जांपल ग्रुप में HCl अम्ल हो गया, HFCl हो गया, आप लोग का HBr हो गई, HCN हो गया, etc। यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड भी हो गया, etc। समझ गए ना, ये हम लोग का हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आयन त्याग करने के आधार पे अम्ल का प्रकार। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन त्याग करने के आधार पर, हाइड्रोजन आयन आयन त्याग करने के आधार पर, त्याग करने के आधार पर, आधार पर एसिड दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बाबू? अभी आप लोग को हम बता रहे थे ना, कौन कौन होता है। पहला स्ट्रोंग, स्ट्रोंग एसिड्स, और एक होता हम लोग का वीक। वीक मतलब कि क्या? कमजोर ना। लेकिन यहां पर हम लोग कमजोर नहीं लिखेंगे, आपको मिलेगा भी नहीं। यहां पर आपको इसको स्ट्रोंग को आप लोग प्रबल अम्ल के रूप में मिलेगा, और ये आपको दुर्बल अम्ल के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, दुर्बल और प्रबल अम्ल। अब बाकी परिभाषा तो आपको हम पहले ही बता दिए थे। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा, रेणु दीदी कृपया कर आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। कितने भी क्लास आपका छूट जाएगा, हाँ पर लेकिन हमारे क्लास में अगर आइएगा और सही तरीका से अगर देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आएगा। ये जो अम्ल क्षार जो बेस चला है, ये न्यू लेसन है। यहां से आपको कोई परेशानी कहीं से नहीं होगा। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा।
हाँ चलिए बाबू, यहाँ तक कोई परेशानी की बात आपको नहीं है। एक आपको आया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आपका वीक एसिड, समझ गया ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अब वीक एसिड की बात कर रहा, तो पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का हेडिंग ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या ले लेते हैं हम लोग, हेडिंग ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर कभी आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो आप आराम से बताइएगा कि भैया जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता रहेगा, उसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जानेंगे, समझ गए ना। या फिर जो जितना ज्यादा जलीय विलयन में आयनीकृत होगा, जितना जल्दी आयनीकृत होगा, उसे हम लोग बिग परवल अम्ल के रूप में जानेंगे। यहां से कोई परेशानी की बात नहीं है, समझिए ना। आ गए हैं, फुल आ गए हैं बाबू, टेंशन की बात आपको नहीं लेना है, समझिए ना। यहां तक आपको टेंशन की बात नहीं लेना है, हम आ गए हैं। चलिए आराम से आप लोग देखिएगा। बस सबसे पहले आप लोग को यही बात को ध्यान देना है कि वे अम्ल यानी जो अम्ल जलीय विलयन में, कहा, जो अम्ल जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उससे हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं, परवल अम्ल के रूप में जानते हैं। परवल अम्ल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरा का पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है कि जो अम्ल प्रोटोन तथा हाइड्रोजन आयन का जितना ज्यादा त्याग करेगा, जितना ज्यादा त्याग करेगा, उसे अब हम लोग परवल अम्ल के रूप में जानते हैं, समझिए ना। जो अम्ल जितना ज्यादा त्याग करेगा हाइड्रोजन और प्रोटॉन का, उसे हम लोग परवल अम्ल के रूप में जानेंगे, सर एमसीक्यू भी करा दीजिए। हाँ बाबू, हम कितना बार कर रहे हैं कि कल शनिवार, रविवार को आप लोग के मैराथन हम लाने जा रहे हैं। उसमें आपको 150 प्रश्न रहेगा, जिसमें पहले तो पूरा फिजिक्स का हम आप लोग का सफाया करेंगे, जितना बताएं सबका रिवीजन करवाएंगे। फिर वहां पर केमिस्ट्री का रिवीजन पूरा हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा मैराथन में, उसमें शेड्यूल लगेगा। पहले आपका पवन सर उसमें क्लास लेंगे, उसके बाद उसमें हम आएंगे। हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा मैराथन रहेगा, उसमें आप लोग जरूर आइएगा, समझिए ना, उसमें आप लोग जरूर आइएगा। यहां तक आप लोग समझिए होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल एसिड। एक आयन जो इतना पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, उसे परवल अम्ल के रूप में जानते हैं। और जो अम्ल प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन आयन का जितना ज्यादा त्याग करेगा, वो अम्ल उतना ही मजबूत कहलाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल के रूप में जरा सा हम देख लेते हैं। जैसे मजबूत अम्ल के रूप में आपसे पूछेगा तो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl अम्ल, HNO3, HBr, etc। क्रम के रूप में आप लोग को याद रखना है, जो क्रम आप लोग से बार बार पूछी जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर पूछी जाता है हाइड्रोजन समूह में तो HI ज्यादा होता है, इसके बाद हमारा HBr का होता है ज्यादा, इसके बाद हमारा HCl मजबूत होता है, उसके बाद हमारा HF मजबूत होता है। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये दूसर का पहला क्रम का पूछा हुआ प्रश्न है। दूसर का क्रम में अगर पूछेगा जिसमें कार्बनिक और सब मिला देगा, तो दूसर का क्रम भी आप लोग को हम लिखवा देते हैं, क्योंकि अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा होता है HClO3 का, इसके बाद हमारा होता है HClO2 का, इसके बाद हम लोग का होता है HClO का, इसके बाद ज्यादा अम्लीकृत होता है HIV, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl,
उसके बाद हम लोग का HNO3, उसके बाद हम लोग का H2SO4, उसके बाद हम लोग का CH3 COOH। इतना आप लोग को ध्यान देना है, समझ गए ना? इतना आप लोग को ध्यान देना है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा परवल अम्ल का क्रम हो गया जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एप्लीकेशन फुल एप्लीकेशन पे नहीं बाबू, यूट्यूब पर ही रहेगा, एप्लीकेशन पे नहीं रहेगा। एप्लीकेशन पे उसका PDF डाल दिया जाएगा दोनों जगह, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आप लोग देखिए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अम्ल के क्रम को आप लोग को अनिवार्य देखना है बाबू। अगर सिर्फ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के अनुसार कहेगा तो HI सबसे ज्यादा परवल अम्ल के रूप में होता है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। अगर आप कार्बनिक को भी मिला देगा तो HClO3, HClO2, HClO, 3 वाला पहले आना है, फिर HI, फिर HBr, HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH। यानी कार्बन अगर मिल गया किसी भी अम्ल में, कार्बनिक एसिड यानी कार्बन किसी भी अम्ल में मिल जाता है तो वो अम्ल क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव देना शुरू करता है, अर्थात सबसे कमजोर अम्ल के रूप में गिनती होता है। कब? जब आपको कहेगा कि आपका मिल गया है, क्या बाबू? जब आपका मिल जाएगा वहां पे कार्बन तो वो क्या होगा? वो एक कमजोर अम्ल का रूप दे देता है, क्योंकि वो नकारात्मक प्रभाव देता है, नकारात्मक प्रभाव देता है। यहां तक तो आपको किसी